तो दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि सारे इंडिविजुअल्स ये कह रहे हैं क्या कि जब वो आईटीआर पे लॉगिन कर रहे हैं तो उन्हें बस आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का फॉर्म दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसमें आपके लॉगिन का कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही अभी तक सिर्फ आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का फॉर्म रिलीज किया है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 का फॉर्म ये बाद में रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कि आईटीआर 1 के लिए कौन कौन से इंडिविजुअल्स एप्लीकेबल हैं। तो आईटीआर 1 ऐसे इंडिविजुअल्स फिल कर सकते हैं जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है, जिनका इनकम फ्रॉम सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, यानी क्या कि आपका एक घर है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है और आपको रेंटल इनकम आ रही है। अगला है अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे क्या कि अगर आपने कोई एफडी कर रखी है उस पर अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकल के आएगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है इस बार आईटीआर 1 में, वो ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए से कम है तब आपको आईटीआर 1 फाइल करना है और जाके डिक्लेयर भी करना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख रुपए से कम है। अब जाहिर सी बात है कि आप ये पूछोगे क्या कि अरे जब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए से कम है तो मुझे तो कोई टैक्स नहीं देना है, तब मैं इसे इंफॉर्मेशन को क्यों फिल करूं? तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं मांग रही है। लेकिन वो कह रही है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख से कम है तो प्लीज उसे जाकर के आप डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको दिखाया था एआईएस फॉर्म डाउनलोड करके कि मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो शायद 27,000 रुपए के आसपास है। तो इस बार मैं उस 27,000 रुपए को जाकर के यहाँ पे फिल आउट करूंगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये निकल के आती है क्या कि अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं उससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आपके पास में 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देन इन दैट केस अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन है तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। जैसे ही इनकम टैक्स आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एंड 3 रिलीज करेगा तब जाकर के आपको उसे फिल आउट करना पड़ेगा। फिलहाल आज हम लोग आईटीआर 1 के फाइलिंग को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप जाकर के इसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए जैसे कि मैंने किया और यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को फिल कर लीजिए। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लॉग इन के बाद में मैं यहाँ पे पहले पेज पे आ चुका हूँ आईटीआर के। तो यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है वो मुझे 25-26 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसे ऑनलाइन मोड पे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक होता हुआ दिखेगा तो आपको इंडिविजुअल पे ही क्लिक करके रखना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आईटीआर 1 है और आईटीआर 4 है। आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन अपने लिए फिल करेंगे, आईटीआर 4 बिजनेस पर्सनालिटी अपने लिए फिल करेंगे। और ध्यान रखिए कि आईटीआर 1 एंड 4 वही इंडिविजुअल्स फिल कर सकते हैं जिनका की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए से कम है। अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 के रिलीज होने का वेट करना पड़ेगा। ये आमिर खान की मूवी हो गई दोस्तों। अब आईटीआर 2 रिलीज होगा फिर हम लोग आईटीआर फिल करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गया है। तो अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप सब कुछ अपना यहाँ पे वेरीफाई कर लें, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ वेरीफाई कर लें। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और कोई पब्लिक सेक्टर में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, इन सारे ऑप्शंस में अगर आप नहीं आते तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइलिंग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि रिवाइज रिटर्न पे मेरा क्लिक हो रखा है क्योंकि मैंने अपना जो ओरिजिनल आईटीआर है वो ऑलरेडी फाइल कर लिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेरा रिवाइज पे आ रहा है। लेकिन आपको इस पे नहीं, आपको 139(1) पे यहाँ पे क्लिक करना है, ऑन बिफोर ड्यू डेट पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप न्यू डिजाइन पे जाना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, अगर आप ओल्ड डिजाइन पे जाना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू डिजाइन के लिए मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ओल्ड डिजाइन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। बैंक डिटेल्स पे अगर आप देख रहे हैं क्या कि आपका रिफंड आने वाला है या नहीं आने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो बैंक डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। जिस अकाउंट में भी आपको अपना रिफंड चाहिए या कोई भी ट्रांजेक्शन चाहिए तो वहां उसको यहाँ पे ऑन कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑफ रहेगा तो इसको यहाँ से ऑन कर लेना है।
ये सारे काम करने के बाद में आप यहाँ पे इसे कंफर्म पे क्लिक कर, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन टिक आ चुका है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 10 लाख रुपए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, मेरी इनकम है। तो अगर आपका यहाँ पे एचआरए भी आपकी कंपनी आपको देती है तो आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल 1013A हाउस रेंट अलाउंस का यहाँ पे एक शेड्यूल दिखेगा, तो आप यहाँ पे अपना हाउस रेंट अलाउंस फिल कर लेंगे। प्लेस ऑफ वर्क मैं मेट्रो डाल देता हूँ। एचआरए रिसीप्ट जो कि आपके फॉर्म 16 में लिखा हुआ आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए जस्ट फॉर कन्वीनियंस डाल देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल रेंट पेड आपका जो है वो भी मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए 3 लाख रुपए डाल देता हूँ। ठीक है, बेसिक सैलरी यहाँ पे मैं आपको 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने फॉर्म 16 में जाकर के देखिएगा, आप सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को फिल कर देंगे। बेसिक सैलरी फिल करने के बाद में यहाँ पे जो हिस्टोरिक में लिखा है कि 50% और 40% ऑफ सैलरी, इसे आपको फिल करना है। अगर आप मेट्रो में है तो 50%, अगर आप नॉन मेट्रो में है तो 40%। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी 5 लाख रखा था, तो यहाँ पे 50% उसका, क्योंकि मैं मेट्रो में हूँ तो ये 2.5 लाख आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख फिल कर दिया है। तो जो कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो एग्जाम्प्ट मिला है अंडर 13A जो कि है एचआरए का, वो मुझे 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे एग्जेम्प्ट मिल गया है। ये सब करने के बाद में अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो होम लोन के लिए आप यहाँ पे 24B पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे SBI लिख देता हूँ, लोन अकाउंट में कुछ भी लिख देता हूँ, डेट में यहाँ पे 04-04-2020 लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट में 30 लाख यहाँ पे डाल देता हूँ। आउटस्टैंडिंग लोन यहाँ पे 20 लाख डाल देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट मैं यहाँ पे 2 लाख डाल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप 2 लाख का ही इंटरेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। ये सब हो गया, ये सब फिल कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में जो एक्चुअल चीज है जो कि आपको भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम ऑन विच नो टैक्स इज एप्लीकेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि चार्जेबल नहीं है, यानी कि पहला 1.25 लाख, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था क्या कि मैंने 51,974 रुपीज का म्यूचुअल फंड बेचा था, जिसमें कि 24,568 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट था और 27,000 के अप्रॉक्स मेरा यहाँ पर गेन था। ठीक है, तो ये हो, और ये लॉन्ग टर्म है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 27,000 के आसपास में। तो यही तीनों चीज को मैं वहां पे जाकर के फिल कर दूंगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 24,568 रुपए का, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 24,568 रुपीज। और उसके बाद में 51,974 का मेरा यहाँ पे सेल है, तो 27,400 रुपए यहाँ पे मुझे मिल गया। और यहाँ पे लिख रहा है कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस प्लीज यूज ITR 2। तो सिंपल सा मतलब ये है क्या कि ये तो गेन का बात हो गया, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो उसमें मैं क्या करूंगा। तो लॉस के समय पे भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तो उस समय भी ITR 2 फाइल करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे इसे फिल करके कंफर्म कर देना है। तो मेरा जो 10 लाख का सैलरी था, ठीक है, वो टोटल आ गया है 5,35,000 का यहाँ पे। तो 5,35,000 का कैसे आ गया है, तो सबसे पहले तो मुझे एचआरए 2.5 लाख का एचआरए मिल गया है, और उसके बाद में 2 लाख का मुझे प्रॉपर्टी टैक्स मिल गया है जो इंटरेस्ट मैंने पे किया है। उसके बाद में ये जो नॉन टैक्सेबल 27,000 का गेन यहाँ पे है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर द एंट्री पर्पस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी फिल करके आया हुआ है कि मैंने 1,80,000 पिछले साल टैक्स भरा है। तो बात करते हैं ATC का। तो ATC के अंदर में आप अपना लाइफ इंश्योरेंस, अपना प्रोविडेंट फंड में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी फिल कर सकते हैं। प्लस अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप ATC में आप ले सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई किड है तो उसका जो ट्यूशन फी है वो भी आप यहाँ पे फिल करके ATC में 1.5 लाख रुपए तक का एग्जाम्प्ट ले सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ 1.5 लाख, क्योंकि 1.5 लाख मुझे ऑलरेडी मिल जाता है क्योंकि मेरे पास में होम लोन है। ठीक है, वो होम लोन का जो प्रिंसिपल है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मुझे और कोई फिल करने की जरूरत नहीं है, बस मैं होम लोन फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर लिया।
तो 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं दूसरा चीज जो फिल करता हूँ वो है 80CCD1B, क्योंकि मेरा 1.5 लाख रुपए फिल हो चुका है ATC में, तो मैं और भी ज्यादा रिलैक्सेशन लेने के लिए 50,000 रुपए का एनपीएस भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसलिए ऑलरेडी आप यहाँ पे एनपीएस का जो एंट्री है उसे यहाँ पे देख रहे होंगे। तो 80CCD में आप अपना रिलैक्सेशन ले सकते हैं। 80D में भी आप यहाँ पे अगर कोई मेडिकल है आपके पास में, वो मेडिकल ले सकते हैं। तो इसको एक बार एडिट कर लेते हैं। तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने किड्स के लिए 25,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं 80D में। और अगर आपके पास में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, जैसे कि मैं अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के साथ में रहता हूं, तो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो आप उनके लिए 50,000 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने और अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए मैं 25,000 का एग्जेम्पशन लेता हूं, क्योंकि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स आते हैं वो यहाँ पे मैं 5,000 रुपए यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने है ना ऑलरेडी अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कम है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टॉप अप करवा के रखा है, तो उसके लिए मुझे 22,000 रुपए के आसपास में पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ही कुछ नाम डाल देता हूँ, पॉलिसी नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ, और हेल्थ इंश्योरेंस 22,000 रुपए यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, जो कि मैक्सिमम है। तो दोनों मिला के 27,000 रुपए हुआ, लेकिन ये जो मुझे एलिजिबल है वो 25,000 ही है, क्योंकि मेरा और स्पाउस है जो किट है उन सबका मिला करके 25,000 का ही मुझे रिलैक्सेशन मिल सकता है। और अगर मेरे पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, तो इनके लिए अलग से मैं 50,000 रुपए का टैक्स रिलैक्सेशन ले सकता हूँ। तो मैं इनका भी हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आप भर देता हूँ मैं कुछ भी। तो मुझे अपने मॉम डैड का मिला करके 48,000 का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, तो पॉलिसी नंबर भी 48,000 कर देता हूँ, यहाँ भी 48,000 कर देता हूँ और इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और मुझे मेडिकल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने अपने लिए 5,000 ले लिया, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा आता है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैं सारा बिल अपने साथ में रखता हूँ। जो भी मेडिसिन होता है, जो भी उनके साथ में जो चेकअप्स होते हैं, वो सारा एक्सपेंडिचर मैं अपने साथ में रखता हूँ। तो अगर मैं मान के चलूँ कि मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इनका 25,000 हो रहा है और मैं इसे फिर टैप करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम मुझे 75,000 रुपए का ही रिलैक्सेशन मिल रहा है, मेरा स्पाउस और किड्स का मिला के प्लस मेरे पेरेंट्स का मिला करके टोटल मिला के 75,000 का मुझे 80D में रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 80D में भी अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे इसे सेव कर देना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो टैक्स पेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,79,000 रुपीज आ चुका है। मैं इसके अंदर में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी से फिर से सारा खुल जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म हो चुका है टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिर्फ 1,64,000 रुपए का इनकम यहाँ पे बन के आ रहा है। तो टैक्स पेएबल मेरा 0 हो गया है। टोटल टैक्स फी यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया है। मैं इसे कंफर्म पे कर दूंगा। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन है, ये सारा कुछ डिटेल्स आ गया है। और यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरा 0 दिख रहा है। टोटल टैक्स पेड मैंने 1,79,000 का पिछले साल किया है। तो यहाँ पे रिफंड मुझे 1,79,000 आ जाएगा। इसको मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशंस पे जाऊंगा। इसके बाद में अगर कोई एरर है तो आपको यहाँ पे सारे एरर्स यहाँ पे देखते हुए मिल जाएंगे। तो जैसे कि हर के ऊपर में आप जाकर के ना स्पेशली क्लिक करो, तब आपको पता चल जाएगा कि वो एरर क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे जो मैंने कंट्रीब्यूशन डाला है 80CCD1B में, जो मेरा एनपीएस है, उसका पैन नंबर नहीं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल दूंगा। इसी तरीके से हर जो भी एरर आपको आ रहा है उस एरर पे जाकर के आप क्लिक करें और आप उस एरर को रेक्टिफाई कर लें और आप जाकर के अपने टैक्स को फिल करके आप सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।